Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि काफ़ी डिले हुआ है क्योंकि ये 2-3 दिन जो है वो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जिस दिन भी टॉपिक थोड़ा सा आसान हुआ तो उस दिन हम 2-3 लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे ताकि ये कमी किसी न किसी तरह से हम पूरी कर सकें। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। तो ये कूलम्स लॉ क्या है, इसको किसने प्रेजेंट किया था, इसकी लिमिटेशंस क्या है, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, परमिटिविटी क्या है, वगैरह वगैरह, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है। तो हम इस तरह से करेंगे कि कूलम्स लॉ को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे हम कूलम्स लॉ के ऊपर और इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में जो रिमेनिंग चीज़ें होगी उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कूलम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बात माइंड में याद रखें कि जब भी आप लोगों ने किसी लॉ के ऊपर नोट लिखना हो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कोई भी आपको लॉ गिवन हो कि इसके ऊपर आप लोगों ने नोट लिखना है, तो लॉ के ऊपर जब आप लोग नोट लिखोगे तो सबसे पहली हेडिंग जो है वो आप लोगों की होनी चाहिए इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में अब आप लोगों ने क्या लिखना होगा, तो इंट्रोडक्शन में 2-3 चीज़ें आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। एक तो ये कि इस लॉ को प्रेजेंट किसने किया था, तो मेरे ख्याल में ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। कूलम्स लॉ है तो जाहिर सी बात है कूलम्स ने ही इसको प्रेजेंट किया था। इसी तरह से अगर न्यूटन लॉ हो तो जाहिर सी बात है न्यूटन ने प्रेजेंट किया होगा। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आप लोगों ने लिखनी है कि इस लॉ को कब जो है वो प्रेजेंट किया गया था, कौन से ईयर में इसको जो है वो प्रेजेंट किया गया था। और थर्ड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि ये लॉ किस चीज़ से मुताल्लिक़ है, ये हमें किस चीज़ के बारे में मालूमात फराहम करता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग लगा लें इंट्रोडक्शन, यहाँ पर हेडिंग लगा लें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहली चीज़ जो मैंने लिखनी है वो ये है कि इसको प्रेजेंट किसने किया था, तो ये जो है प्रेजेंटेड बाय कूलम्स। कूलम ने जो है इसको प्रेजेंट किया था। अच्छा, कब प्रेजेंट किया था, तो ये प्रेजेंट हुआ था बेटा 1785 में, 1785 में। अब ये लॉ किस चीज़ से मुताल्लिक था, तो ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। अबाउट कूलम्स फोर्सेस। ये लॉ जो कूलम ने प्रेजेंट किया था ये था अबाउट कूलम्स फोर्सेस से मुताल्लिक था। अभी आप लोगों के माइंड में ये होगा कि ये कूलम फोर्सेस आखिर होते क्या हैं, तो यहाँ पर हेडिंग लगा लें कूलम फोर्स का, कूलम्स फोर्स। अच्छा बेटा देखिए, अगर हमारे पास कोई भी 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हो तो इनके दरमियान में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अगर वो हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हो, और अगर हमारे पास वो सेम चार्जेस हो तो फिर वहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन चार्जेस है, इनको हम कलेक्टिवली, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कूलम्स फोर्स। याद रखिए इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखें द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों को, फोर्स बिटवीन चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है उनको हम कहते हैं कूलम फोर्स। अच्छा, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको हम कहते हैं। जिसके बाद जो चीज़ मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो कूलम्स लॉ है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पर हेडिंग लगा ले बेस्ड ऑन। बेटा ज़रा देखिए, आप लोगों ने एक लॉ पढ़ी है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है। F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास m1 मास m2 और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है। क्लियर? इसी के बेस पर कूलम्स का जो लॉ है वो हमारे पास है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और ये कूलम फोर्स है।
ये हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशन इसको हम कहते हैं, और ये के जो है इसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है और इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। इसी तरह से ये मास M1 M2 है, तो ये हमारे पास Q1 और Q2 हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं। बेटा याद रखिए, यहाँ पर जो फोर्स होता है कूलम फोर्स, तो ये के के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि के जो है वो नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस वैक्यूम में पड़े हो तो इनके दरमियान में फोर्स एक जैसा होगा, लेकिन अगर उन्हीं दो चार्जेस को उसी सेम डिस्टेंस के साथ हम किसी दूसरी मीडियम में रखें तो फिर फोर्स में कमी आएगी। क्लियर? लेकिन अगर हमारे पास मासेस हो तो चाहे उनके दरमियान में वैक्यूम है, चाहे इनके दरमियान में हमारे पास एयर है, इनके दरमियान में वाटर है, कोई भी मीडियम हो, इनके दरमियान में जो ग्रेविटेशन के फोर्सेस होते हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। खैर, हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बेस्ड ऑन, तो आपको पता चल गया होगा कि कूलम्स लॉ जो है वो असल में बेस करती है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के ऊपर। तो यहाँ पर लिखिए it is based on law of universal gravitation, law of universal gravitation, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है, अगर आप लोग देख ले तो इसमें फोर्स और आर स्क्वायर के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है। क्या है? फोर्स और आर स्क्वायर के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है। इस वजह से इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ पर लिखे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ पर लिखे and law of universal gravitation is based on inverse square law। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि वहां पर F और R स्क्वायर के दरमियान में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, इसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ कि ये असल में हमें कहता क्या है। तो हेडिंग लगा ले स्टेटमेंट। तो बेटा ये तरीका आप लोगों ने लाजमी तौर से सीखना है, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो आप लोग डायरेक्टली स्टेटमेंट से स्टार्ट लोगे। हालांकि स्टेटमेंट से पहले मैंने 3-4 हेडिंग्स लगाई हैं। बात समझ में आ गई? तो बेटा आप लोगों ने सीक्वेंस के साथ लिखना है, ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, स्टेटमेंट इसका क्या है? अगर हमारे पास कोई भी दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हो तो इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, इनका जो है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर लिखिए द कूलम फोर्स between two static point charges, यहाँ पर देखिए static point charges is directly proportional to the magnitude of charges। कोई भी अगर दो चार्जेस हो Q1 Q2 and inversely proportional to the square of distance, बड़ा लंबा हो गया, to the square of distance between them। क्लियर? इसका क्या मतलब है? तो इसको भी हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक फिगर बनाने जा रहा हूँ और फिर मैं उसी फिगर के ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूँगा, तो फिर हम बढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पर हेडिंग लगा ले फिगर। अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस है, लेट्स से मेरे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा हमारे पास है Q2, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया R से। ये जो है इनके दरमियान में क्या है? डिस्टेंस है।
तो कूलम ने क्या कहा, कूलम ने ये कहा कि इनके दरमियान में जो कूलम फोर्स है, और मैं आपको बताता चलूँ कि कूलम फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इनके दरमियान में जो कूलम फोर्स है उसका जो है Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ क्या है, एक इनवर्स रिलेशन है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप लोगों ने हेडिंग लगानी है एक्सप्लेनेशन। अच्छा, फिगर में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? तो इन द फिगर वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। यहाँ पर क्या है, Q1 एंड Q2 हमारे पास दो चार्जेस है। अच्छा, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में क्या होगा, एक कूलम फोर्स होगा। इन दोनों चार्जेस के दरमियान में क्या होगा, एक कूलम फोर्स होगा। देयर विल बी अ कूलम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के दरमियान में एक कूलम फोर्स होगा। अब ये कूलम फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा? तो यहां पर लेके इफ द चार्जेस आर सेम, सेम से हमारा मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। इफ द चार्जेस आर सेम देन द फोर्स विल बी रिपल्सिव। फिर जो फोर्स होगा इनके दरमियान में तो वो हमारे पास कौन सा होगा, वो रिपल्सिव फोर्स होगा। इफ द चार्जेस आर डिफरेंट, इफ द चार्जेस आर डिफरेंट, अगर चार्जेस हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो, फिर जो फोर्स होगा इनके दरमियान में वो अट्रैक्टिव होगा। देन द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। इनके दरमियान में जो फोर्स होगा तो वो कौन सा होगा, अट्रैक्टिव होगा। मेरे ख्याल में यहाँ तक जो है वो सब कुछ आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद मैंने हेडिंग लगानी है मैथमेटिकल फॉर्म के लिए, तो उस साइड को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। बेटा सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने लिखना है इस तरह से हेडिंग वाइज, तो फिर आप लोग देखिए आप लोगों से किस तरह से मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हेडिंग वाइज लिखोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हेडिंग्स को लाजमी नोट करना है और लेक्चर को भी कोशिश करें नोट किया करें, तो फिर आपको आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पर हेडिंग लगा ले मैथमेटिकली, या डेरिवेशन भी आप लोग लिख सकते हो। अभी बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। द कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो इससे मुझे ये पता चला कि इनके दरमियान में जो कूलम फोर्स है तो इसका Q1 और Q2 के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह से इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है आगे जो लिखा है उसके स्क्वायर के साथ क्या है, इसका इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं इसको नाम दूँ प्रोपोर्शनलिटी नंबर 1 का और इसको अगर मैं नाम दूँ प्रोपोर्शनलिटी नंबर 2 का, तो इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख के बाय कंबाइनिंग 1 and 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square आ गया। क्लियर? अच्छा, अब इस प्रोपोर्शनलिटी से मैंने बनाना है इक्वेशन। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखिए बेटा, इस साइन को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैंने ख़त्म करना हो तो यहाँ पर एक इक्वल साइन आएगा और एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लगा ले इक्वेशन फॉर्म। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा। इक्वेशन फॉर्म, हेडिंग लगा ले इक्वेशन फॉर्म। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने ख़त्म करना हो तो एक हमारे पास आएगा इक्वल और दूसरा आएगा कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने लिखा है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये K हमारे पास क्या है, पहले तो इसको इक्वेशन A का नाम दे रहे, इसी इक्वेशन को हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। ये K हमारे पास क्या है, तो हेडिंग लगा ले कांस्टेंट K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट K लेके।
अच्छा, ये के जो हमारे पास है, यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट मैं लिखने लगा हूँ वो ये है कि ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि हमें पता है। प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया है जिसका नाम है के। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए। इसकी हमारे पास क्या होगी? एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। लेकिन बेटा याद रखिए, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को समझाया स्टार्ट करने से पहले कि के जो है वो नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है कि चार्जेस के दरमियान में कौन सा मीडियम हमने इस्तेमाल किया हुआ है। क्या यहाँ पर वैक्यूम है या फिर एयर है, सिरामिक है, कौन सी जो भी मीडियम हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए वैल्यू ऑफ के depends on nature of the medium और दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने याद करनी है वो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर भी ये डिपेंड करती है कि आप लोग कौन सी यूनिट्स के इस्तेमाल करते हो, सिस्टम इंटरनेशनल या CGS वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ जिसको इंशाल्लाह मैं कल बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो वैक्यूम के लिए बेटा के हमारे पास बराबर होता है 1/4πε0। और अगर मैं बात करूँ मीडियम की, कोई भी अगर मीडियम दरमियान में रखा हुआ हो तो वहाँ पर ये बराबर है कि इज इक्वल टू 1/4πε, या इसको हम यूँ भी लिखते हैं 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन क्या है और एप्सिलॉन आर क्या है, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि मैंने सीक्वेंस के साथ जाना है तो 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पर और करनी है, तो ये इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि हमने के लिए इक्वेशन को निकालना है कि के लिए अगर हमने इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना हो तो वो किस तरह से आएगा। और के लिए इक्वेशन मुझे क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे के का जो है वो यूनिट निकालना है, ताकि मुझे पता चले कि के का यूनिट हमारे पास क्या है। क्लियर हो गई बात? तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों ने गेस किया होगा कि कौन सा होने जा रहा है। जी हाँ, हेडिंग लगा ले इक्वेशन फॉर के। इक्वेशन फॉर के, तो इसी इक्वेशन ए को इस्तेमाल करें बाय यूजिंग इक्वेशन ए विच इज f इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। चूंकि मुझे के लिए इक्वेशन को निकालना है तो आर स्क्वेयर को पहले यहाँ शिफ्ट करें, तो ये बन जाएगा एफ आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के Q1 Q2। अच्छा, अब ये Q1 Q2 को यहाँ डिवाइड में शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। क्लियर? अच्छा, इसके बाद मुझे निकालना है के का यूनिट, तो यहाँ पर हेडिंग लगा ली यूनिट ऑफ के। अच्छा, इस इक्वेशन से हम आसानी के साथ यूनिट को निकाल सकते हैं। फोर्स को बेटा हम मेजर करते हैं न्यूटन में। आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो अगर इसका स्क्वायर आ जाए तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी तरह से चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, तो ये कूलम इंटू कूलम क्या बन जाएगा? कूलम स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर, या इसको हम यूँ लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद डायमेंशन ऑफ के का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा? डायमेंशन ऑफ के या डायमेंशनल फार्मूला आप कह सकते हो, डायमेंशंस ऑफ के। हेडिंग लगा ले डायमेंशन ऑफ के। तो यूनिट हमारे पास मौजूद है, के लिए जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा देखिए, अगर हमने डायमेंशंस निकालने हो, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है, और अगर किसी को डायमेंशंस की समझ नहीं है तो उसका लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो। अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर का क्या, इसको हमने किस तरह से डायमेंशनल फार्मूला में इसका लिखना है?
तो देखिए पहले ये मीटर जो हमारे पास है ये ऑलरेडी फंडामेंटल फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा न्यूटन जो है ये एक डिराइव्ड यूनिट है, इसी तरह से कूलम जो हमारे पास है वो एक डिराइव्ड यूनिट है। तो पहले हमने इनको कन्वर्ट करना है इनके फंडामेंटल या बेस यूनिट्स में। किस तरह से? तो बेटा याद रखिए न्यूटन हमारे पास बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, क्लियर। इसी तरह से मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये कूलम मैंने आप लोगों को करवाया था फर्स्ट लेक्चर में, ये बराबर होता है एम्पेयर इनटू सेकंड, लेकिन यहाँ पर क्या है होल -2। तो सिंप्लीफाई करें मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब, यहाँ पर आ गया क्या सेकंड -2, इस -2 को इसके साथ भी ले ले और इसके साथ भी, तो ये बन जाएगा a-2 और सेकंड -2। इस सेकंड को इस सेकंड के साथ सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड -4 a-2। अच्छा अभी हमने क्या करना है, किलोग्राम चूंकि मास का यूनिट है तो ये आ जाएगा m, मीटर चूंकि लेंथ का यूनिट है सो दिस इज l, सेकंड हमारे पास टाइम का यूनिट होता है सो t-4, और एम्पेयर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है तो उसका डायमेंशनल सिंबल हमारे पास I। तो बेटा इसमें आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, डायमेंशनल एनालिसिस आप लोगों ने पहले सीखना है, फिर आपको इसकी समझ आसानी के साथ आएगी। तो ये बन गया के के लिए डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा आज के लेक्चर का जो लास्ट हेडिंग है वो हमारे पास ये है वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि के की वैल्यू जो है वो मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि हमारे पास क्या है वैक्यूम है तो तब हमारे पास के बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एक कांस्टेंट है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो दिस इज 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की जो वैल्यू है ये कहाँ पर होती है, जब हम वैक्यूम की बात करते हैं, मीन जब चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम ना हो वहाँ पर वैक्यूम हो, तब के की वैल्यू हमारे पास ये होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ डिस्कशन की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा, शायद इसमें से बहुत चीज़ें आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन कल की जो हम डिस्कशन करेंगे तो मेरे ख्याल में वो आप लोगों के लिए टोटली एक नया कंसेप्ट होगा, तो इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। एंड आई होप आज के लेक्चर को आप लोगों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।